इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुनीश कुमार कक्कड़, विभाग अध्यक्ष शिशु एवं बाल रोग विभाग, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्तनपान, और स्तनपान एक मुख्य मुद्दा है। हालांकि हमारा भारत इस क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है, हमेशा स्तनपान के फेवर में रहा है, पर कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना कॉरपोरेट वर्ल्ड इंक्लूड हुआ कि हम रास्ते से भटक गए। लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ हुई कि स्तनपान कराने से शेप बिगड़ जाती है, कुछ और भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं। तो हम स्तनपान की भ्रांतियाँ और क्या इसकी विधि है और स्तनपान क्यों कराना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, आप सीनियर कंसल्टेंट नवजात शिशु विशेषज्ञ हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि स्तनपान क्यों कराना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं कि हमें स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। स्तनपान के वैसे तो कई फ़ायदे हैं, पर अगर हम देखें कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, इन्फेक्शन से बच्चा बचा रहे, बाद में बड़े होकर उसका IQ अच्छा रहे, और आगे जो बीमारियां जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उनसे ही बच्चा बचा रहे। तो ये सभी फ़ायदे जब माँ स्तनपान कराती है तो सभी फ़ायदे बच्चे को मिल जाते हैं। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, इन्फेक्शन से बचा रहता है, आगे चल के उसका IQ भी अच्छा रहता है, और बड़ी बड़ी बीमारियों से ही बच्चा बचा रहता है। तो आपने बहुत सही बताया कि स्तनपान के जो फ़ायदे हैं केवल बच्चे के उस समय विकास प्रक्रिया से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरे जीवन भर के लिए जो बीमारियां कई बार हमको घेर लेती हैं, कोई और वजह रहती हैं, तो वो एक मुख्य कारण बनती हैं बीमारी की, स्तनपान ना कराने के कारण। इसमें कुछ हमने ये भी सुना है कि जैसे आजकल गेहूं की एलर्जी ज़्यादा है, तो स्तनपान का उसमें भी फ़ायदा है। आपकी इसमें क्या राय है? हाँ, जो स्तनपान कराने से आगे चल के जो एलर्जिक बीमारियां होती हैं उससे भी बच्चा बचा रहता है, उसके कम चांसेस होते हैं एलर्जिक बीमारियां होने के। तो इसलिए सीलिएक डिजीज़ जैसी बीमारी आपने डिस्कस की, या अस्थमा जैसी बीमारियां, या एलर्जी वाली जो बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं, उसमें भी स्तनपान से बच्चे को फ़ायदा होता है। इन बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर सौरभ सिंह, आपने सही बताया कि स्तनपान के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम चर्चा को जारी रखें तो शायद फ़ायदे पर ही हमारा काफ़ी टाइम बीत जाएगा। और हमारे दर्शक इस चीज़ से काफ़ी मालूम भी है, उनको मालूम है कि स्तनपान कितना ज़रूरी है। कि आपने बताया कि IQ बढ़ता है, दिमाग की इसमें ग्रोथ होती है। आज भारतवर्ष और जो विकासशील देश हैं वो इसी वजह से आगे बढ़ पाए हैं कि स्तनपान को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। पर स्तनपान के में जो है, एक ये भी माना जाता है कि ये कैंसर की भी रोकथाम करने में सक्षम है। इसमें आप अपना क्या विचार रखते हैं? बच्चों में होने वाले कैंसर, जैसे कुछ लिम्फोमास होते हैं जो ब्लड कैंसर होते हैं, उन लिम्फोमास में भी ब्रेस्ट फीडिंग से फ़ायदा रहता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस मदर में भी कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। मदर में जैसे ओवरी का कैंसर जो अंडाशय हम कहते हैं, या मदर में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना वो भी काफ़ी कम हो जाती है अगर माँ स्तनपान कराती है। डॉक्टर सौरभ, आपने सही जानकारी दी और दर्शक इस चीज़ को समझेंगे कि स्तनपान कितना ज़रूरी है। पर कई कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से माँ बच्चे को अपना दूध नहीं दे पाती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि स्तनपान कितनी बार कराना चाहिए और उसकी क्या सही विधि है? तो स्तनपान कितनी बार अपन को कराना चाहिए, तो इसमें अपन 1 2 3 का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। 1 2 3 का मतलब ये है कि आपको एक घंटे, जन्म के 1 घंटे के अंदर ही आपको बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, चाहे मदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। 1 घंटे के अंदर कराने से ये रहता है कि बच्चा उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव होता है, सकिंग उसका इन्नेट रिस्पॉन्स होता है, उसको आता है कैसे सक करना है। जैसे से अगर हम बच्चे को फीड नहीं कराते 1 घंटे के अंदर, धीरे धीरे बच्चा सुस्त हो जाता है और उसको वो दूध पीना भूल जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि सिजेरियन सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, दूसरे तीसरे दिन भी फीडिंग नहीं कर पा रहा है बच्चा।
तो इसलिए 1 घंटे में दूध पिलाना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें बच्चे को 2 साल तक स्तनपान कराना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को हर 3-3 घंटे में उसको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। उसमें यह है कि कम से कम 3 घंटे है। अगर बच्चा पहले ही इस तरह के साइंस दिखाने लग जाता है, मतलब अगर बच्चा अपने मुंह में हाथ डालने लग गया या बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, इधर उधर देख रहा है बच्चा, तो ये उसके अर्ली फीडिंग क्यूज होते हैं कि बच्चा बताना चाह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो उस टाइम पे अपन को दूध पिलाना चाहिए। और इसकी सही विधि क्या है? स्तनपान कराने की सही विधि में भी हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पोजीशनिंग मदर की इंपॉर्टेंट है कि मदर किस तरह की पोजीशन लेती है, और दूसरा अटैचमेंट है। तो पोजीशनिंग में भी अपन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि एक तो मदर को सीधे बैठना चाहिए, पीछे तकिए का सपोर्ट ले सकती है, बच्चे की तरफ झुकना नहीं है उसको। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे को आप लें अपने हाथ पे, तो बच्चे की पूरी बॉडी सपोर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके पाँव लटक रहे हैं बच्चे के पाँव भी आप उनको पूरा सपोर्ट दो अपना हाथों का। और तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे का जो चेहरा है वो माँ के स्तन की तरफ होना चाहिए, उसका जो नाक है वो निप्पल के करीब होना चाहिए, और बच्चे की पूरी बॉडी माँ की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। फिर अपन आते हैं बात अटैचमेंट की। अब अटैचमेंट में लोग ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, क्योंकि लोग जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो बच्चा केवल निप्पल पे सक करता है। अब निप्पल पे सक करता है तो निप्पल में दूध नहीं आता है, क्योंकि जो मिल्क ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर दूध इकट्ठा रहता है, जो निप्पल के चारों तरफ काला पोर्शन होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं, उसके नीचे मिल्क ग्लैंड्स होते हैं। तो वो मिल्क ग्लैंड्स दबने चाहिए, तब जाके दूध आता है। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो कम से कम जो काला एरिया है उसका नीचे वाला पोर्शन बच्चे के मुंह में होना चाहिए, उसकी जो ठोड़ी है वो स्तन से टच होनी चाहिए, निचला होठ बाहर की तरफ होना चाहिए और मुंह बड़ा खुला हुआ होना चाहिए। तो इसको हम काम करके भी याद कर सकते हैं कि चिन टच होना चाहिए, ए से एरियोला, लोअर एरियोला उसके मुंह में होना चाहिए, एल से लोअर लिप बाहर की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, मुंह बड़ा खुला होना चाहिए, तभी बच्चा प्रॉपर्ली दूध पी पाएगा। आपने सही कहा डॉक्टर सौरभ की जो विधि बताई, दर्शकों को और स्पेशली मदर्स को ये चीज़ समझ में आई होगी कि पोजीशन का और बच्चे को किस तरह से अपन को दूध पिलाना चाहिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कई बार माँ बड़ी चिंतित रहती है कि बच्चा दूध नहीं ले पा रहा है, बच्चे के अंदर दूध की कमी हो रही है, और इसी वजह से वो दूध पिलाना छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ मुड़ जाती हैं, जो पूरी ज़िंदगी भर के लिए बच्चे के लिए एक समस्या को जन्म दे सकता है। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सही विधि और सही पोजीशन से दूध पिलाने के फ़ायदे हैं, और बच्चा उसी में अच्छी तरह से दूध स्तनपान कर पाता है। डॉक्टर सौरभ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल कई मदर्स के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं कि स्तनपान कराने से उनका फिगर ख़राब हो जाता है, या दूसरा दूध पिलाने से जो अपने बाहर के फार्मूला मिल्क आते हैं, जो पाउडर के मिल्क आते हैं, उनके बहुत फ़ायदे हैं। बच्चा अच्छा वेट गेन करता है, उनका वज़न अच्छा बढ़ता है, बच्चा ज़्यादा स्वस्थ रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक तो स्तनपान में कई बार माओं को ये लगता है, जैसे ये भ्रांति रहती है माओं में कि अगर दूध आएगा तो हम पिला देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ये तो नेचर का नियम है कि दूध तो आएगा ही। अब दूध को आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 बातें होती हैं। एक तो माँ को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो स्तनपान कराते समय जो दूध बनता है उसके लिए जो हार्मोन्स हैं वो दिमाग से निकलते हैं। तो इसलिए अगर माँ कॉन्फिडेंट होगी तभी दूध प्रॉपर आ पाएगा। इसलिए माँ को ये चिंता नहीं करनी चाहिए, माँ को ये सोचना चाहिए कि हाँ मुझे दूध आएगा। दूसरा, जो उस माँ के आसपास लोग हैं उन लोगों को भी मदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इसके तो दूध आता ही नहीं है, पिछली बार भी नहीं आया था, या 1 बूंद ही दूध आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि शुरू के 3 दिन, क्योंकि अगर आप बच्चे को देखें तो बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उस शुरू के 3 दिन दूध कम आता है, जिससे उसका बच्चे का वज़न कम होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सब बच्चों के साथ में ही होता है। तो शुरू के 3 दिन दूध नहीं आता है तो उस वक्त माँ को घबराना नहीं चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के लिए जो गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो माँ के लिए, वो उस बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। कुछ बच्चे जो प्री मैच्योर हैं या जिनका कम वज़न है, उनमें डॉक्टरी की सलाह से हम लोग ऊपर का दूध दे सकते हैं, पर ज़्यादातर बच्चों में वो जो शुरू के 3 दिन भी माँ का दूध सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करते हैं कि कई माएँ सोचती हैं कि हम दूध नहीं आ रहा है तो हम ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दें,
जैसे गाय का दूध पिला दिया या भैंस का, या फॉर्मूला मिल्क की भी बात आपने कही, तो और बॉटल से दूध पिलाने लग जाते हैं। तो इन सब की अपनी अपनी मुसीबतें हैं। जैसे हम देखें कि बॉटल फीडिंग से क्या परेशानी है, तो बॉटल फीडिंग से मेनली 3 परेशानी है कि एक तो इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है, जैसे डायरिया है या बच्चों के कान में इन्फेक्शन होना है, इसकी रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि निपल कन्फ्यूजन हो जाता है अगर हम बच्चे को बॉटल फीडिंग से बात कराते हैं फीड। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि निपल के साथ साथ एरोला भी बेबी के मुंह में जाना चाहिए जब माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है, जबकि बॉटल फीडिंग में ऐसा नहीं है, उसमें केवल निपल ही जानी चाहिए। और बॉटल फीडिंग से दूध पीना आसान होता है, फिर बच्चा दूध धीरे धीरे माँ का दूध पीना छोड़ देता है। और तीसरी जो चीज़ है वो बॉटल में अपन जो मिल्क अपन यूज़ कर रहे हैं, अगर अपन गाय का दूध यूज़ करते हैं तो गाय का दूध अगर अपन देखें तो जो गाय का दूध है वो उसने अपने बछड़े के लिए बनाया। उसने नहीं सोचा था कि कोई इंसान नाम की मुसीबत आएगी और मेरा दूध लेके चली जाएगी। वो उसका दूध, गाय का दूध उसके बछड़े के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर अपन बछड़े का विकास देखें तो बछड़ा जितना जन्म पे होता है 1 साल में वो पूरी गाय बन जाता है। उसका वजन बढ़ जाता है करीब 30 गुना। अपने बच्चों का वजन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। अगर कोई शिशु 3 किलो का होता है जन्म पे तो मुश्किल से 9-10 किलो का होता है, तो उसका वजन 3 गुना ही बढ़ता है। तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसके बच्चे जो बछड़ा है उसको विकास करना है तो उसमें प्रोटीन काफ़ी चाहिए। तो गाय के दूध में करीब 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है जो अपने ह्यूमन मिल्क में होता है उससे। इतने प्रोटीन से 3 समस्याएं होती हैं। एक तो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है उसको, बच्चे को, उसकी आंतों से खून आने लग जाता है, बच्चे का विकास नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट ये कि इतना प्रोटीन जब उसकी किडनी पे जाता है तो किडनी पे काफ़ी लोड डालता है। और तीसरी चीज़ ये कि गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है। लैक्टोज की मात्रा कम होने से दिमाग के विकास पे असर पड़ता है। मैंने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बछड़ा आगे चल के साइंटिस्ट बन गया या डॉक्टर बन गया, क्योंकि दिमाग के विकास के लिए जो प्रॉपर अमाउंट में लैक्टोज की मात्रा है वो ह्यूमन मिल्क में ही होती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को बाकी दूध नहीं दें। अगर हम फॉर्मल मिल्क भी देते हैं, फॉर्मल मिल्क में वो लोग कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा जितनी ब्रेस्ट मिल्क में है मिल पाए, पर जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं एक तो उसको पीने से बच्चे ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और जो अपन ने डिस्कस किया कि इन्फेक्शन से बचते हैं बच्चे जब वो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, उनका IQ अच्छा होता है। तो ये सारे फायदे हमें तब नहीं मिल पाते जब हम फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं बच्चे। आपने डॉक्टर सौरभ बहुत ही मुख्य बात बताई कि आगे जाके वो दिमाग से, जो मनुष्य की एक मुख्य चीज़ है कि दिमाग हमारे अंदर दिया है भगवान ने, उसके लिए माँ का दूध अति आवश्यक है, क्योंकि माँ के दूध के बगैर दिमाग का जो विकास प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। पर इसमें लोगों के बीच में ये भ्रांति रहती है कि जब वो गाय का दूध हम लोग सेवन कर सकते हैं तो वो बच्चा या नवजात शिशु क्यों नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल गाय के दूध में कई परेशानियां हैं जो नवजात शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। एक तो गाय के दूध में जो बच्चे की आंतें होती हैं वो ज़्यादा इतनी मजबूत नहीं होती, तो गाय के दूध के जो प्रोटीन है वो सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन एलर्जी करते हैं। काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी जो अपन ने बात की, गाय के दूध में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे में सोडियम काफ़ी बढ़ जाता है। गाय के दूध में कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो ठीक नहीं है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चे में। तो डॉक्टर सौरभ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे के अंदर कुछ अंगों की विकास प्रक्रिया जारी रहती है और वो 1-1.5 साल तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम कोई भी दूध यूज करते हैं तो वो उन अंगों पे दुष्परिणाम नहीं छोड़ पाता। उसमें दिमाग, किडनी और कुछ दूसरे अंग शामिल हैं, तो इसी वजह से सब एलर्जी की समस्या होती है। सब जो आजकल मुख्य मुद्दा है कि आजकल कोरोना का काफ़ी प्रकोप फैला हुआ है और इसमें लोगों के मन में कई भ्रांतियां भी हैं और कई मीडिया के द्वारा भी ये सुनने में आया है कि स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो ये कहती है कि जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता है। उल्टे अगर माँ, कोरोना पॉजिटिव माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो जो भी रोग से लड़ने वाली शक्ति हैं, जो कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज माँ में बनती हैं, वो बच्चे में शिफ्ट होती हैं। तो इसलिए माँ को विद प्रिकॉशंस वो फीड करा सकती है। प्रिकॉशंस क्या हैं जो नॉर्मली कोविड के में बात करते हैं कि SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। तो सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स बच्चा और माँ वैसे अलग अलग रहें, दूर रहें। जब माँ ब्रेस्ट फीड कराए तो मास्क पहन के ब्रेस्ट फीड कराए और उससे पहले सैनिटाइजर से अच्छे से अपने हाथों को साफ करके फिर बच्चे को ले। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर पहन के
कोविड पॉजिटिव मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, कोई नुकसान नहीं है। उल्टे नवजात शिशु को फायदा ही है कि उसको वो कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलेंगी। डॉक्टर सौरभ, ये भी सुनने में आया है कि नवजात शिशु को कोरोना पीरियड में काफ़ी कम नुकसान हो रहा है, अभी तक की जो 2 वेव हुई हैं। तीसरी वेव में भी हम नवजात शिशु के लिए यही उम्मीद लगा रहे हैं या कुछ और भी इसमें परिवर्तन आ सकता है? हाँ सर, आपकी बात सही है कि अभी तक जो भी कोरोना की वेव्स आई हैं उसमें नवजात शिशु अगर इन्फेक्टेड भी हुए हैं, अगर वो पॉजिटिव भी आए हैं, तो ज़्यादातर नवजात शिशुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पॉजिटिव होने के बाद भी वो जल्दी से ठीक हो गए हैं। ये उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के कारण ऐसा है कि जो नवजात शिशु हैं या इवन बच्चे भी हैं, वो लोग कोरोना से ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होते हैं, उनमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और ऐसा ही आगे भी एक्सपेक्टेड है कि जो अगर थर्ड वेव भी आती है तो थर्ड वेव में भी बच्चे या नवजात शिशु ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। तो आपकी बात डॉक्टर सौरभ बिल्कुल सही है कि 1.5 महीने तक हम वैक्सीन इसीलिए नहीं लगाते हैं कि उस समय उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, विकास प्रक्रिया जारी हो रही होती है और कोरोना का दुष्परिणाम उतना देखने में नहीं आता है। इसलिए माँओं के लिए, सबके लिए ये हिदायत भी है और ज़रूरी भी है कि वो बच्चे का अपना स्तनपान जारी रखें, क्योंकि स्तनपान ना कराने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, बजाय इसके कि वो कोरोना के डर की वजह से बच्चे को स्तनपान ना कराएं। तो कराना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा है और मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे और माएँ बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखेंगी। एक और चीज़ डॉक्टर सौरभ देखने में आई है या माँओं की बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि बच्चा जो है उनके छाती में दर्द हो रहा है या ब्रेस्ट के निप्पल में कुछ दर्द महसूस कर रही हैं। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि मतलब क्या निराकरण होना चाहिए, क्या उपाय है, या क्या जारी रखना चाहिए माँ को दूध पिलाना या नहीं रखना चाहिए? तो ये जो आपने समस्याओं की बात करी, तो कई बार निप्पल में घाव हो जाते हैं जिनको हम सोर निप्पल कहते हैं, या कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, कई बार ब्रेस्ट कंजेस्ट हो जाते हैं। कंजेस्ट मीन्स कि ब्रेस्ट में ज़्यादा दूध बनने लग जाता है, उतना हम बच्चे को नहीं पिला पाते हैं, तो उसकी वजह से कंजेशन होता है, या आगे की स्टेज में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम मेस्टाइटिस कहते हैं। तो इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण जो होता है वो प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता है। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर बच्चा केवल निप्पल पे सक करेगा तो दूध नहीं आएगा, अगर बच्चा काफ़ी भूखा होगा तो निप्पल पे बाइट कर सकता है और माँ के निप्पल में घाव हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें भी वो 3 पॉइंट्स हम 3 पॉइंट्स पे विचार कर सकते हैं कि पहला पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो अटैचमेंट प्रॉपर नहीं होना। अटैचमेंट प्रॉपर नहीं होता तो जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किए थे कि अटैचमेंट किस तरह से देखें प्रॉपर है, तो वो हमें देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बच्चे जब माँ दूध पिला लेती है उसके बाद में वो अपने निप्पल को या तो वॉश कर लेती है या निप्पल अगर गीले रहते हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और जो तीसरा पॉइंट होता है कि कई बार माँ जब बच्चा दूध पी रहा होता है उसी टाइम पे अचानक से बच्चे को निप्पल छुड़ाती हैं वो, उससे क्योंकि सक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है जब बच्चा दूध पी रहा होता है, तो उसकी वजह से निप्पल के अंदर चोट लग सकती है। तो ये सोर निप्पल के कारण होते हैं। कंजेस्टेड ब्रेस्ट की जो अपन ने बात की, तो कंजेस्टेड ब्रेस्ट का मतलब ये है कि दूध का उत्पादन ज़्यादा है, आप बच्चे को दूध ढंग से नहीं पिला पा रहे हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि बच्चा प्रॉपरली अटैच नहीं हो रहा है। तो आप गर्म कपड़े से सेक कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया है, मेस्टाइटिस हो गई है, तब भी आप दूध पिलाना तो जारी रखें और डॉक्टर की सलाह से कई बार अगर उसमें पस पड़ जाता है तो कई बार उसमें सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है कि हम अटैचमेंट पे ध्यान रखें कि बच्चा जब भी दूध पिए तो निप्पल के साथ साथ एरियोला भी उसके निचला एरियोला, पूरा तो नहीं जा सकता पर नीचे एरियोला का जो निचला पार्ट है वो बच्चे के मुंह में होना चाहिए। तो आपने काफ़ी इसके ऊपर आपने प्रकाश डाला है कि बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना है। अगर विधि सही है तो इस तरह की समस्याओं से काफ़ी मुश्किलों से निजात मिल सकती है। और ये मुश्किलें जो हैं इनमें माँ को दूध पिलाना जारी भी रखना है जिससे कि वो इन्फेक्शन आगे बढ़े नहीं, वो सर्जन्स के द्वारा ऑपरेशन की नौबत नहीं आए। इसलिए स्तनपान कराना जारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है और अपने चिकित्सक से सलाह भी लेनी है। तो आपकी जो ये राय है उसका हमारे दर्शक निश्चित रूप से फ़ायदा लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखने आई है जो आजकल की मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड है कि मदर्स काफ़ी बाहर काम कर रही हैं और जब वो बाहर काम करती हैं तो उनके लिए स्तनपान कराना उतना संभव नहीं होता। तो आप इसके बारे में
किस प्रकार से उनको उस समस्या से मतलब राय देंगे जिससे कि उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो? सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जो आजकल वर्किंग मदर्स होती हैं, आजकल जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम देखें तो 6 महीने भी इनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, उन्हें जल्दी ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो उस टाइम पे वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं? तो उसमें ऑफिस उनका सहयोग कर सकता है। अगर ऑफिस में एक नर्सरी की व्यवस्था हो जहाँ पे बेबी को रखा जाए और बीच बीच में माँ ब्रेस्ट फीड करा पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो घर पे भी माँ अपने जो मिल्क है उसको एक्सप्रेस कर सकती है। एक्सप्रेस के मैनुअल तरीके भी होते हैं, आप अपने हाथों से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आजकल ब्रेस्ट पंप भी आते हैं, उनसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो आप मिल्क को निकाल के स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप या तो उसको रूम टेम्परेचर पे अगर आपने रखा है तो उसको 6 घंटे के अंदर आप काम में ले लें। अगर आपने उसको फ्रिज में रखा है तो आप 24 घंटे के अंदर उसको काम में ले सकते हैं। तो उसमें यही ध्यान रखना है अपन को कि जब आप फ्रिज से दूध को निकालेंगे तो उसको थोड़ी देर अपने आप उसको सामान्य तापमान पे आने दें, आपको दूध को उबालना नहीं है। और तीसरा तरीका अपन ये कर सकते हैं कि अगर अपन को लंबे समय तक स्टोर करना है दूध को, तो अपन फ्रीजर में भी रख सकते हैं। फ्रीजर में हम 3 महीने तक भी दूध को स्टोर करके रख सकते हैं। तो पीछे से कोई भी जो जना है वो चम्मच कटोरी के द्वारा उसको वो आपका जो मांग ने दूध एक्सप्रेस किया है वो पिला सकते हैं। इसमें भी अपन को ध्यान रखना है कि अपन को बॉटल फीडिंग नहीं शुरू करनी है, कि जो अपन ने डिस्कस किया था कि बॉटल फीडिंग के जो नुकसान है तो वो नहीं करने हैं अपन को। चम्मच कटोरी से हम बच्चे को आराम से पिला सकते हैं। तो डॉक्टर सौरभ, आपने बताया कि किसी भी हालत में बोतल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोतल का इस्तेमाल करने से कई समस्याएं दूसरी पैदा हो जाती हैं और हो सकता है बच्चा पूरा वंचित ही हो जाए स्तनपान से, क्योंकि माँ का दूध आना भी कम हो जाता है। तो ये दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बोतल का इस्तेमाल करने से बचें और बोतल को जितना भी हो दूर रखें। अगर कुछ टेम्परेली अरेंजमेंट करना है तो कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करें, या जैसा भी नवजात शिशु विशेषज्ञ ने बताया है वैसे तरीक़ों से माँ का दूध पिलाना जारी रखें। तो डॉक्टर सौरभ, ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर हुई कि वर्किंग मदर भी अपना दूध स्तनपान बच्चे को कई दूसरी तरीके जो आपने बताए हैं उनसे जारी रख सकती हैं। अब इसमें जो एक और चीज़ है कि कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनके लिए किस तरह से स्तनपान कराना चाहिए और कैसे जारी रखना चाहिए? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है सर, कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तब उस वक्त माँ कैसे अपने दोनों बच्चों को दूध पिला सकती है। तो दरअसल दूध पिलाना जो है, वो जो दूध का आना है वो जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ये तो नेचर है, तो प्रकृति है, दूध को तो आना ही है। और दूध का जो बनना होता है वो डिमांड पे डिपेंड करता है। जो दूध की सप्लाई है वो उसके डिमांड पे डिपेंड करती है। तो अगर दोनों बच्चे मदर के ब्रेस्ट पे सक करते हैं तो उतना ही दिमाग में ज़्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं और उतना ही वो दूध जनरेट कर पाती है माँ, और दोनों बच्चों को आराम से पिला सकती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी जुड़वा बच्चे होते हैं, माँ अपने मन में ये भ्रांति पाल लेती है कि मैं जुड़वा बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकती, तो धीरे धीरे करके दूध कम बनने लग जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप दूध पिलाएं तो एक ब्रेस्ट पे एक बार में उस ब्रेस्ट को पूरा खाली करें। कई बार माएँ क्या करती हैं कि एक ब्रेस्ट पे पिलाया, बीच में ही दूसरे ब्रेस्ट पे पिलाने लग गए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क का भी हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। जो शुरू में दूध आता है उसको हम फोर मिल्क कहते हैं, जो बाद में आता है उसको हाइंड मिल्क कहते हैं। हाइंड मिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाइंड मिल्क में फैट होता है जो बच्चे के वजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसलिए माँ जब भी दूध पिलाएं हर बार एक ब्रेस्ट को पूरा एम्प्टी करें। तो अगर जैसे जुड़वा बच्चे हैं तो एक साथ दोनों को भी पिला सकती हैं, दोनों एक एक ब्रेस्ट पे उनको दूध पिला सकती हैं। या हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि महात्मा गांधी में मिल्क बैंक की सुविधा उपलब्ध है। तो डॉक्टर सौरभ, आप मिल्क बैंक के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। तो मिल्क बैंक में हम 3 बातों में जानते हैं कि मिल्क बैंक क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कौन से शिशुओं को मिल्क बैंक से दूध मिल सकता है और कौन सी मदर्स डोनेट कर सकती हैं, और मिल्क बैंक में प्रोसीजर क्या होता है। तो मिल्क बैंक हमारे यहाँ 2016 से चल रहा है। हमने काफ़ी हज़ारों बच्चों को उस मिल्क बैंक से फ़ायदा मिला है। वो दूसरी माँ के दूध से उनको जो माँ के दूध के फ़ायदे हैं वो उन्हें मिल पाए। पहली बात तो ये कि कौन से शिशुओं को हम दे सकते हैं ये मिल्क बैंक से। तो किसी भी शिशु को अगर उसकी माँ का दूध कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, या हम दूध नहीं पिला सकते हैं, माँ में कई बार ये होता है कि माँ की कुछ इस तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं, कुछ कैंसर वगैरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसमें हम माँ का दूध नहीं दे पाते हैं, या कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें हम बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला पाते हैं। उन कंडीशन में उन शिशुओं को
हम मिल्क बैंक से दूध दे सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कौन सी माएँ मिल्क बैंक में अपना मिल्क डोनेट कर सकती हैं। तो जो भी माँ स्वस्थ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, जैसे मान लीजिए कीमोथेरेपी है, इस तरह की कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, माँ को कोई HIV, हेपेटाइटिस बी जैसा कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो माएँ अगर उनका दूध ज़्यादा बन रहा है तो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद में वो महात्मा गांधी अस्पताल में आके अपना दूध डोनेट कर सकती हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में आने के बाद में पहले उनका पूरा ब्यौरा चेक किया जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं जिससे दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन फैलने की संभावना नहीं हो। उनका मिल्क एक्सप्रेस कर लिया जाता है ब्रेस्ट पंप के द्वारा। उसके बाद में उस दूध को पेस्चराइज किया जाता है। पेस्चराइज से सारे जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी कल्चर भेजे जाते हैं उस दूध के, उसमें देखा जाता है कि कल्चर में कहीं उस दूध से इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और जब हम पूरा सुनिश्चित कर लेते हैं कि इस दूध से दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, तब हम उस दूध को और बच्चों को दे सकते हैं। केवल महात्मा गांधी के बच्चे नहीं, जो महात्मा गांधी अस्पताल में बच्चे हैं, केवल वो ही नहीं, जयपुर में या और भी दूर कहीं पे भी कोई बच्चे को अगर मिल्क बैंक से दूध की आवश्यकता होती है तो हम उसको फ्री में ये दूध सप्लाई करते हैं। तो डॉक्टर सौरभ, आज आपने स्तनपान सप्ताह में स्तनपान से संबंधित काफ़ी ज्ञान की बातें बताई हैं और हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और उसमें मिल्क बैंक का भी आपने जिक्र किया। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने स्तनपान से संबंधित भ्रांतियाँ, उसको स्तनपान कराने की विधि और स्तनपान के फ़ायदे और कई दूसरी चीज़ों पर हमने चर्चा की, और हमारे साथ डॉक्टर सौरभ सिंह जुड़े रहे, और अगले हफ्ते हम एक नई चर्चा के साथ इस शो में फिर शामिल होंगे हेलो डॉक्टर में। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।